सब कैसे हो आप सब। आई होप के सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो पोस्टकास्ट को ही कंटिन्यू करते हुए हम उसका दूसरा पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा अनुभव मोहंते का पोस्टकास्ट का, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के चेकआउट कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हम जो अब कंटिन्यू करने वाले हैं उसको वो सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के साथ। तो चलो फोन। रेजिग्नेशन लेटर जो आपका हमने पढ़ा उसमें एक बात आप लिखते हैं कि 4 साल से मेरा दम घुट रहा था पार्टी के अंदर। वो 4 साल से दम घुट रहा था। आपने पहले ये बात बोली कि उनको आपको मिलने का समय नहीं मिल पा रहा था, नवीन पटनायक साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। किसी भी तरीके से आपने बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ये कोशिश नहीं की कि कैसे भी करके एक बार मुझे बात करनी चाहिए, उसके बाद मैं बीजेपी में जाऊं? मैंने बहुत बार मिलने का कोशिश किया। बीजेपी मिलने के लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी जी, ये बात तो तय है। क्योंकि मैं जब अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ मेरे नेता को, मेरे देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूँ, जिस तरह के वो पावर और जो एनर्जी, जो डायनेमिज्म वो पूरे विश्व में भारत को लेकर स्थापित कर रहे थे। भारत का जो पुराना इतिहास, जो बुरा इतिहास रहा है, उसको हटाकर हमारे ग्लोरियस पास्ट को आगे ला रहे थे। वो मेरे लिए मायने रखता था एक भारतीय होने के नाते। देश प्रेमी से बढ़कर क्या प्रेम हो सकता है? माँ और धरती माँ जी, ये दोनों ही तो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं हमारी जिंदगी में सबके। बिल्कुल। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी। सही बात है, लेकिन उससे बड़ा कोई प्रेम ही नहीं भाई। मैं अपने इन तकलीफों के बारे में मेरे अपने सर को मैं बता पाऊं, उसके लिए मैंने बहुत कोशिश किया मिलने के लिए। मुझे मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जैसे होता है ना, जैसे बाज मतलब पूरा बैठ के रहता है, देखता है कि कब शिकार उसको उठाना है जी, उस तरह से मुझे वॉच करके रहते थे कि मैं कैसे सर से ना मिल पाऊं। वो लोग कौन थे? हैं काफी लोगों को अभी मीडिया के माध्यम से पता भी चल चुका है। और मैं तो बता रहा हूं, जैसे मतलब मान लीजिए मैं अपने जिनसे मेरी गलती से शादी हो गई थी उनके बारे में भी विषय में अगर मैं बोलूं, 2024 में जब इलेक्शन हुआ उनको मतलब मुझे स्टार कैंपेनर से हटा दिया गया था उससे पहले से, पर उनको कैंपेनिंग के लिए बुलाया जाता था इलेक्शन से पहले। ये 24 की बात नहीं, उससे पहले की। कोर्ट में कटघरे में मैं खड़ा हुआ करता था, पर ये कोर्ट के डेट्स को डिसऑनर करके इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाया करती थी, जबकि मैं सदस्य था पार्टी का, वो सदस्य नहीं थी पार्टी की। तो इस तरह के ह्यूमिलेशंस, बैनर पोस्टर से मेरा फोटो हटवाना और मीडिया में जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा शुरू करना कि नहीं थी। सही बात है। मैंने तो संवैधानिक अधिकार से, जिस तरह से हर किसी की, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है बिल्कुल 1955 का जी, तो उसके तहत शादी जैसे होती है, और शादी बहुत सैक्रेड चीज होती है बिल्कुल, उसके साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट ही हमको वो सुविधा देता है कि अगर शादी किसी तरह से, किसी वजह से नहीं भी बनती है, नहीं सक्सेसफुल होती है, तो आप विच्छेद भी कर सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। और विच्छेद हो उसमें इज्जत से हो जी, जरूरी नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर मतलब कीचड़ उछाले, एक दूसरे के खिलाफ बोले। मैंने हमेशा वही चाहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा दोस्त बनकर रहें, पर उनको ये मंजूर नहीं था। उनको पॉलिटिकल, उनके एम्बिशंस कुछ अलग थे, कुछ स्ट्रैटेजीज, कॉन्स्पिरेसीज थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने जैसा उन लोगों ने, बहुत लोगों ने सब कुछ रचा था, सारा चक्रव्यूह, पूरा चक्रव्यूह। 24 में जब मैं इलेक्शन में नहीं लड़ा, पर उनको इलेक्शन में कैंडिडेट किया जा रहा है उसी पार्टी में, जो पार्टी जानती है कि हाई कोर्ट में डिक्री ऑफ डिवोर्स मुझे मिल चुका है और मैं निर्दोष साबित हो चुका हूं, वो दोषी साबित हो चुकी है। जो दोषी है उसको आप कैंडिडेट कैसे कर रहे हो? एग्जैक्टली। तो क्या ये इतना बात साफ नहीं है कि मतलब ये जो कॉन्स्पिरेसी था, इट वाज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनली डन अगेंस्ट? यही पॉलिटिक्स है भाई। अभिमन्यु नहीं, मैं अर्जुन बनकर बाहर निकला। सही बात है, ये ऊपर वाले लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और मुझे कंफर्म करिए। आपने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बहुत बड़ा सिनेरियो था, एक बहुत बड़ा मोमेंट था जब आप बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, दूसरी तरफ आपकी पत्नी को, एक्स पत्नी को वहां से टिकट दे दिया जाता है। गलती से एक्स पत्नी, हाँ, गलती से एक्स पत्नी को टिकट मिलता है बीजेडी से जी, ठीक है। वो चुनाव भी लड़ती हैं, हालांकि वो हार जाती हैं उस चुनाव को। इस पूरे सिनेरियो के दौरान, ठीक है, जब आपने बीजेपी ज्वाइन कर उस वक्त पर क्या इसके बाद आपकी नवीन साहब से कभी बात हुई? इस पूरे सिनेरियो के बाद कभी आपने नवीन साहब से अपने गिले शिकवे नहीं किए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा।
मैं आपको बता दूं, हाँ, मैं इससे पहले जब आपने मुझे पूछा था कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मैंने पूछा क्या, नहीं वो नहीं, लेकिन जब ये चीज़ सामने लोगों के सामने जहन में आने लगी थी कि शायद अनुभव मोहंती भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और मैंने तो अपने आखिरी दिन तक भी लोकसभा में मैंने अपने पार्टी का प्रशंसा किया है, मेरे अपने नेता का भी तारीफ किया है लोकसभा में। मैंने कभी अपने पार्टी के साथ गद्दारी बेईमानी कुछ नहीं किया कभी। मैं एक डिसिप्लिन्ड वर्कर और कार्यकर्ता के हिसाब से मैं काम करता था, और वहाँ पर जब मैं इलेक्शन का सारा चीज़ डिसीजन लेने से पहले मुझे पार्टी 15-20 दिन मेरे पीछे भागी। उनको लगा कि अनुभव मोहंती छोड़ रहा है और उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, उनका सर्वे रिपोर्ट उनसे ये कह रहा था। जी, आज वो भले उस पर इनकार कर सकते हैं, पर ये सच है और सच प्रूफ में भी है मेरे पास। मेरे शूटिंग सेट पर पहुंचे थे जी, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजे पार्टी की तरफ से, मेरे पास आए और मुझे बताया कि आप तो पार्टी के लिए पहले भी एसेट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, ये चीज़ आपको बताने के लिए हमें भेजा गया है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि 2019 में आप लोगों से मेरा मुलाकात हुआ था, अब 2024 में इलेक्शन से पहले आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है। ये 5 साल जो बीच में गैप रहा, तब आप लोग कहाँ थे? जब कोर्ट्स कचहरी में मैं दौड़ता था, मेरे पिताजी चल बसे, मेरे ताऊजी चल बसे, मुझे अपना घर, एक जॉइंट फैमिली, ये कहाँ गए? सबको छोड़कर बाहर रेंटल अकोमोडेशन में रहना पड़ा, एक औरत के झूठे इल्जामातों की वजह से। तब आप लोग कहाँ थे? एक बार फोन करके पूछ लिया होता कि अनुभव आप ठीक तो हो। पार्टी को बैकबोन बनना चाहिए था जी। मेरे पिता के देहांत के बाद भी मेरे पार्टी के नेता का एक कॉल मुझे नहीं आया था, और जो सो कॉल्ड पावरफुल नेता खुद को समझते थे, उनका भी कोई कॉल नहीं आया, बिल्कुल बनना चाहिए, पांडियन तक का भी। वो 5-6 दिन 7 दिन बाद जब उनको कहीं खबर पहुंचा कि मैं उनको बुलाने वाला भी नहीं हूं, मेरे पिताजी के जो 11वें दिन में जी, तब उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तहत एक कॉल कर दिया था, पर मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ भी बहुत बेईमानी किया है, और मैं उस दौरान जो 3 बार वो लोग मुझसे मिले, मैं हर बार मुझे ये बोला गया कि ऑनरेबल सर से मेरी मुलाकात होगी, और मैं बोला कि मैं तो सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ जी, मैं उनसे एक बार मिल लूँ। मैं 2 बार मिला, तीसरी बार भी गया मैं, और मेरा सर के साथ मुलाकात हुआ ही नहीं, इन्होंने होने ही नहीं दिया। मजे की बात यह है कि मैं तो इस द्वंद में भी पड़ गया कि आप सर बोल किससे रहे हो, पहले वो मुझे बता दो, क्योंकि मेरे लिए सर, मेरे नेता ऑनरेबल श्री नवीन पटनायक जी, वो मेरे लिए सर हैं, हैं जी, पर मैं मिस्टर पांडियन या पांडियन को सर क्यों बोलूं? वो मेरे नेता नहीं थे, उन्होंने मुझे राजनीति नहीं सिखाया है, मैं उनके आदर्शों को देखकर मैं पार्टी में नहीं आया था, तो मैं उनको सर क्यों बोलूं? आप मान सकते हो उनको सर। और मैंने उनसे ये कहा था कि आप मतलब इतना याद रखना कि जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया, ये मैं आपको भले ही माफ कर दूं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। धर्म चक्र प्रवर्तन आया, ये होकर रहेगा, ये होता आ रहा है, आगे भी होगा, और आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चैलेंज आप मेरे सामने लाके रख लीजिए, मुझे आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया है, जिनके बदौलत मेरे शरीर में हड्डी है, खून है, उनका देहांत हो गया। वो अपने घर पे, जहां पर वो पैदा हुए थे, जिस घर को उन्होंने बनाया था, बाद में और बड़ा किया था, वहां पर आखिरी सांस नहीं ले पाए मेरे पिता और मेरे ताऊ, इस गलत झूठे केसेस की वजह से। तो आप लोगों ने उनका साथ दिया, और मैं उनकी अस्थि पकड़कर बोल रहा हूं, देख रहा हूं कि जिसके बदौलत हड्डी है, मैं उनकी हड्डी को पकड़ा हूं जी। कितना मतलब तकलीफदायक होता है ये वक्त। और मैं तभी फैसला मैंने कर लिया, भैया आप इतना याद रखना, आपके उन्होंने मुझे टिकट का भी ऑफर तब किया जी। मैंने कहा मैं आपके टिकट से बिल्कुल नहीं, और ये फैसला मैं आज नहीं, काफी वक्त पहले से कर चुका हूं, क्योंकि जहां पर एक नेता का, एक इंसान का, एक कार्यकर्ता का, मैं एक वर्कर के हिसाब से भी अगर खुद को देखूं, जब हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं है, उस पार्टी में डिसिप्लिन करके कोई चीज नहीं, तो वहां पे मैं क्यों रहूं? भारतीय जनता पार्टी जाऊंगा, जो ऐतिहासिक राजनीति करते आ रहे हैं 2014 से लेकर 24 तक, और अभी
2025 भी हो गया, वैल्यू नहीं है फिर तो उसकी। जब आखिरी बार मुलाकात में भी मेरा नवीन सर के साथ मुलाकात होने नहीं दिया उन्होंने, तो मैंने उनको वही कहा कि यार आप लोगों ने मुझे मतलब ख़त्म ही कर दिया है। 5 साल पहले जिस अनुभव महांती को आप लोग देखे थे, वो अनुभव महांती को आप लोग मार दिए हैं, वो मर चुका है। अब जो बंदा आपके सामने बैठा है ये नया अनुभव महांती है, और शायद ये 5 साल 6 साल जो मेरी ज़िंदगी में था, ये बहुत अहमियत रखता है मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आदमी के पास वर्ड ही नहीं रहेंगे ना बोलने के लिए, और क्या बोलेगा। एक्सपीरियंस गैदर करता, जो मैच्योरिटी में गैदर करता, वो शायद इस 5-6 साल में मुझे मिले हैं। ऐसा नहीं कि आगे कुछ सीखना और बाकी नहीं है, रोज़ इंसान को हर पल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा कि दुनिया का कोई भी चैलेंज आप मेरे सामने रख लो, कितनी भी दीवारें खड़ी कर दो मेरे सामने, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, किसी से डरूंगा नहीं। कुछ भी हो जाएगा मैं आगे निकलूंगा। और आपको लगता है कि मैं इलेक्शन में लड़ूंगा, हारूंगा या क्या होगा, या लड़ूंगा या नहीं, मैं आपको आज बता कर जा रहा हूं, मैं जिस दिन लड़ूंगा जीतने के लिए लड़ूंगा और जीतूंगा, हारने के लिए कभी नहीं लड़ूंगा। यही मेरा आखिरी सेंटेंस उन लोगों के साथ था जी। कुछ बड़े नाम है वो, उस वक्त में और बड़े नाम थे, जाहिर सी बात है भाई। 2024 में महाप्रभु श्री जगन्नाथ और उड़ीसा वासियों ने दिखा दिया कि धर्म चक्र प्रवर्तनाय ये सच्चाई है, भगवान है। अन्याय अधर्म जब जब बहुत ज्यादा होने लग जाता है तो भगवान जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार करते हैं जी। बिल्कुल, दुनिया तो चलना है। कैसे एक कोई खराब या कोई नेगेटिव चीज कितनी लंबी चलेगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आप जो बुरे दौर का जिक्र कर रहे हैं, इस बुरे दौर पर भी मैं आपके पास आऊँगा। बहुत लंबा समय था और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ट्रॉमेटिक समय था। लेकिन एक सवाल और उससे पहले मेरा राजनीति से ही जुड़ा हुआ आपसे है कि आपने बीजेडी छोड़ी, आपने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में आने के उधर बीजेडी से आपकी एक्स वाइफ को टिकट मिलता है, इधर बीजेपी में आकर आप ना तो असेंबली में कोई टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, ना ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। पार्टी ने क्या सोचा था आपके लिए? देखिए, पार्टी मैं ज्वाइन इसलिए नहीं किया था कि मुझे टिकट दे मैं लड़ूं। मैंने जैसे कहा कि मैं काफ़ी साल से मतलब जब इस तरह का तनाव देख रहा था पार्टी के अंदर में, और ये समझ रहा था कि मेरी पार्टी ही खुद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही है जी उस टाइम पे। और मोदी जी का नेतृत्व मतलब मेरे सामने जो 10 साल में मैंने अपने आंखों के सामने जिस तरह से देखा हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए, अभी हम लोग मतलब 3rd हाईएस्ट इकोनॉमिकल कंट्री बनने वाले हैं हम लोग जी, बिल्कुल आने वाले वक्त में। सो ये ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक चीज़ें, ये ऐतिहासिक फैसले, ये लेने के लिए जो ताकत, जो हिम्मत चाहिए, मुझे लगा मैं अपना ज़िंदगी, अपना ये उम्र और लोगों के लिए जो सेवा करने की जो इच्छा है, वो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर पूरी कर सकता हूँ। जो मैं यहाँ पर, क्योंकि ये हाईजैक्ड हो चुका है पार्टी, नवीन पटनायक जी और बीजेडी को लीड नहीं कर रहे थे। इट वाज बीइंग लेड बाय सम अदर पीपल इन एक्चुअल, जिनको मैं नेता नहीं माना अपना। इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और रहा टिकट की बात, मुझे चर्चा हुई लोकसभा के लिए मैं लड़ूंगा, शायद अनुभव महांती लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, बिल्कुल, या विधानसभा के लिए भी लड़ेंगे, ये भी चर्चा हुई थी, बातें भी बहुत चली थी। पर मेरे लिए मेरी पार्टी ने जो सोचा, और मेरे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रिय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी, स्टेट प्रेसिडेंट मनमोहन सामल जी, हमारे उड़ीसा से मान्यवर मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों ने जो मेरे लिए सोचा, जैसे मुझे स्टार कैंपेनर उन्होंने बनाया, और मुझे पूरा उड़ीसा घूमने का मौका मिला, और पुराने एक करप्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बातें रखने का मुझे मौका मिला। मैं उससे जलवा हुआ भाई का जलवा है। मैं थ्रू आउट कैंपेन अपना जितना भी मैं बेस्ट दे पाया था एफर्ट्स, कि गंदगी को हटाना है, राज्य को बचाना है, क्योंकि धरती माँ होती है, और माँ के इज्जत को हम सरेआम ऐसे नीलाम होते हुए नहीं देख सकते। तो मैंने उसके लिए लड़ा, मैं लड़ा बचाना कैसे? तो ऑल ओवर उड़ीसा में पुराने सरकार, पुराने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा, और आप देखिए वो गवर्नमेंट बदली, और मतलब पहली बार
मतलब हमारे स्वाधीनता के बाद 1947 के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे इन नेताओं के, जिनका मैंने नाम लिया, और कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी विजेताओं को, और जो जीते भी नहीं अगर जी, जिन्होंने मेहनत किया है, जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत किया है, काम किया है, उन सबके बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया और मोदी जी 3rd टाइम कंसेक्यूटिवली भारत के प्रधानमंत्री भी बने। और इस बार तो मैं इतना एक्साइटेड हूं क्योंकि मुझे आज भी याद है लास्ट सेशन ऑफ 17th लोकसभा में मोदी जी ने कहा था कि आने वाले 18th लोकसभा में जो 5 साल होंगे ना, उसमें ऐसे बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे जो हिंदुस्तान को आगे चल के दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाकर दिखाएगा। मैं उससे एक्साइटेड हूँ, मैं उसके इंतज़ार में हूँ। मैं मोदी जी के एक एक चीज़ से इतना प्रभावित हूँ। भगवान करे, महाप्रभु श्री जगन्नाथ करे, उनको लंबी उम्र मिले, उनको और हिम्मत और ताकत मिले, जोश मिले कि वो आगे बढ़ते चले। पार्टी ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ है जिसका इंडिकेशन आपके पास पहले से है? कुछ बड़ा सोचा है पार्टी ने आपके लिए जिसका इंडिकेशन आपको पहले से हो? ना, मुझे ऐसा कोई मुझे इतना खुशी है जी कि जब पहली बार मैं अपना मतलब पार्टी बदलने के बाद मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम था कटक बाली यात्रा, एक ग्राउंड होता है फील्ड में, वहाँ पर हुआ था। वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का प्रोग्राम था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, मैं कैंडिडेट नहीं था वहाँ पे, आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई पार्टी। तो वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबसे मिलते हुए जब आ रहे थे जी, वो मेरे पास रुके, मेरे कंधों पर हाथ रखा, मुझसे कुछ बातें की, मेरे बारे में पूछा और इतना अफेक्शन उन्होंने दिया, वो मेरे लिए मायने रखता है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं उनको एयरपोर्ट गया था सी ऑफ करने के लिए, जो प्रवासी भारतीयों का प्रोग्राम हुआ था भुवनेश्वर में, माननीय मोदी जी आए थे उड़ीसा, तो उनको सी ऑफ करने का भी जब मुझे मौका मिला, वहाँ पर भी वो सबसे मिलते वक्त में मेरे पास रुके, मेरे से बातें की और मैंने उनसे एक अपना आप इसे बचपना कह सकते हैं या कुछ भी, मुझे नहीं मालूम, बट मेरे दिल से था। मैं मोदी जी से मिलने वाला हूँ एयरपोर्ट में उनको सी ऑफ करने के लिए। उस एक्साइटमेंट, उस खुशी में मैं रात भर सो नहीं पाया था और मैंने अचानक मेरे माइंड में क्या मोदी जी के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे अपना प्यार उनको, और मेरे मन में जो उनके लिए जो इज्जत है और पिछले 10 सालों में हर साल वो इज्जत जो बढ़ती जा रही है 10-11 सालों में, मैं कैसे बयां करूं जी। तो बचपन में स्केचेस करता था, काफ़ी वक्त से छोड़ दिया था, तो मैंने एक स्केच करने का कोशिश किया माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें कुछ लिखा भी। और मैं जब मोदी जी से मिला, मैंने उनसे कहा कि सर मैंने आपका एक स्केच बनाया है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो आपको देना चाहूँगा जी। और उन्होंने इतना अफेक्शनेटली बोला, मैं प्यार से मुस्कुराते हुए, कि आप दिल्ली आओ, आप दिल्ली आ जाओ और मुझे वो देना, मैं ज़रूर लूँगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ओह, काफ़ी सारी बातें हैं और काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा भी हुआ है इसके अंदर। और देश में एक बहुत ही गंदी चीज़ हमारी चलती आ रही है कि जितने भी लॉज हैं मैरिज को लेकर के, जब डिवोर्स होता है उसके बाद के आपके ऊपर जो है लेडी झूठे लांछन लगा सकती है, तो उस चीज़ को लेके अपने यहाँ इंडिया में अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी औरत जाकर के बोल सकती है आसानी से कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तो वो उसको दर्द किया जाता है, बट उसको ही बराबर सम्मान देना चाहिए पुरुषों को भी। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब घिरी हुई है, जो लोग अपने बयान नहीं कर पाते। जैसे कि अनुभव मोहंते ने बोला कि उनकी बीवी ने भी उनके पास झूठी चीज़ें बोलने के बाद उनको परेशान किया, तो वैसे ही है। और अभी अपने यहाँ एक हादसा भी हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आसानी से बंदा निकाल नहीं पाता, बट अगर कहीं कुछ ऐसा मोमेंट आया जिसको वो बयां कर सके तो सारा कुछ निकाल देता। जैसे अनुभव मोहंते अपनी सारी हिस्ट्री बता रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार जानने में, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इससे। एक उनकी चीज़ें पता चल रही हैं और लोग क्या है, लोग सिर्फ खाली देख लेते हैं कि खुशियाँ, वही बंदा है, सुपरस्टार है यार, क्या लाइफ जी रहा होगा, बट उसके जो बैकग्राउंड्स में जो चीज़ें चल रही होती हैं तो उसको वो किस तरीके से हैंडल कर रहा होता है, ये तो सिर्फ वही जानता है। बहरहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है। अब हम इसको जो है पार्ट 3 करेंगे
एंड पार्ट सेकंड में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जिसने भी ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी है जाकर के मैं देख लेना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूंगा, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। मिलते हैं फिर पार्ट 3 में, जब तक के लिए बाय बाय।